हाँ भाई, ये चीजें जो है ना, ये काम की हैं, ये मैंने पढ़ाई हुई हैं, ये भी मैं सवाल पूछूंगा आपसे भाई। अच्छा, आखिरी आखिरी दूसरा, एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ लिए हमने ग्रोथ के लिए। इंटरनल फैक्टर कौन से हैं? टर्गर प्रेशर, हार्मोन्स, ये इंटरनल फैक्टर है ना। तो ये क्या करवाते हैं? हार्मोन, कौन सा हार्मोन ग्रोथ करवाता है? और ये लिखा हुआ। अच्छा, ग्रोथ का कोरिलेशन, ग्रोथ का कोरिलेशन क्या, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या टॉपिक है? ये टॉपिक कह रहा है एक है चोटी प्लांट की और एक है प्लांट का साइड वाले पोर्शंस, बर्ड्स। अब मुझे बताएं इस टॉपिक का मकसद क्या है? एपेक्स और साइड वाले पार्ट के बीच रिलेशन क्या है? ग्रोथ को रिलेशन, इट मींस रिलेशनशिप ऑफ एपेक्स एंड लेटरल पार्ट्स इज कॉल्ड एज ग्रोथ का कोरिलेशन। हाँ भाई, कौन ज्यादा ग्रोथ करता है एज कंपेयर टू कौन? एपेक्स ज्यादा ग्रो करता है एज कंपेयर टू द लेटरल पार्ट, ग्रोथ कम होती है। अच्छा, ये क्यों कम होती है, ये क्यों ज्यादा ग्रोथ करवाता है? ड्यू टू द ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की वजह से। और ये ग्रोथ कम क्यों करता है, ऑक्सीजन नहीं है? पता है? सुने, यहाँ पे जिबरलिक एसिड है, अगर उसके साथ ऑक्सीजन ना हो तो लेटरल पार्ट को फूड दिया जाएगा। जिबरलिन अकेला हो, भले उसके साथ आप साइटोकाइनिन रख लें, जब तक ये बॉस नहीं आएगा तो फूड नहीं जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर है, तो ज़्यादा फूड वहाँ पे जा रहा है, तो ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पे हो रही है। थोड़ा सा ऑक्सीजन ने मेहरबानी की है, यहाँ पे आके बैठा हुआ है जिबरलिन के साथ, तो थोड़ा बहुत फूड जिबरलिन को भी मिल रहा है। इसीलिए तो जिबरलिन के बारे में पढ़ाया था कि जिबरलिन इस पर भी डिपेंडेंट है और इस पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है ना। चलो भाई, और एक और बात, अब इनहिबिटरी इफेक्ट किसका है, किस पर? ऑक्सीजन का जिबरलिन पर, सही है? या मैं ऐसा कहूं एपेक्स का लेटरल पार्ट्स पर, ये इनहिबिटरी इफेक्ट है। अब इसको कैसे कंपनसेट करें, कैसे इनका फैसला करें कि भाई ये जो है बड़ी ज्यादती कर रहा है जिबरलिन के साथ, मतलब लेटरल पार्ट के साथ? क्या करेंगे? कौन सा फार्मूला था? कट कर लो, किसको कट कर लो? एपेक्स को। तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी ऊपर से। तो सिस्टम जो है फूड देने वाला जाइलम फ्लोएम पहचानेंगे ऑक्सीजन को? होगा ही नहीं, ऑक्सीजन होगा ही नहीं ऊपर, तो सारे का सारा फूड कहाँ पे सप्लाई होगा? साइड पर। जब सप्लाई होगा तो ये साइड ज्यादा ग्रो कर पाएंगी, इतनी ग्रो कर पाएंगी। तो चोटी को कट करके लेटरल पार्ट को ग्रो करवाना, ये इफेक्ट इज कॉल्ड एज कंपनसेटरी इफेक्ट। ठीक हो गया? अब इसने, कंप्यूटर वाले ने इन दोनों चीजों को मिला के रख दिया है। ये जुदा पॉइंट है और यहाँ से जुदा एक कॉन्सेप्ट है। मैंने जुदा पॉइंट दे दी मगर मिला के रख दिया है, अल्लाह गुला बना दिया है इन सब का। यार पढ़ाई हुई नहीं ये शयूं, जिसको नमाज रिपीट कया दो, अज तक मैं पढ़ाया कुछ को न दो जेका। चलो भाई सुने, ये कॉन्सेप्ट सुने, अभी ये नया है आपके लिए। साइटोकाइनिन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एपिकल डोमिनेंस, है ना? साइटोकाइनिन का भी रोल। क्यों? ऑक्सीजन इस पर डिपेंडेंट है, एपिकल डोमिनेंस में रोल है। अच्छा, साइटोकाइनिन का लेटरल डोमिनेंस में रोल नहीं है? है, वहां पे भी जिबरलिन के साथ है, वहां पे ये तीनों हैं। हाँ, इसकी कंसंट्रेशन कम है, ये दो हैं। अगर 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 साइटोकाइनिन को डबल पे बढ़ाया जाए, कहाँ पे? लेटरल साइड में। ऐसा होता नहीं नेचुरली, नेचुरली नहीं होता।
हाँ, कुछ प्लांट्स हैं उनमें ये पाया जाएगा या आर्टिफिशियल इंड्यूस किया जाएगा। मैं एग्जांपल दूंगा, अगर साइटोकाइनिन जितना है उसकी कंसंट्रेशन उसके डबल की जाए तो लेटरल पार्ट खुशी खुशी से तेज जर्मिनेट करेंगे, तेज रिलीज होंगे, तेज ग्रोथ होंगे। इट मींस एपेक्स को कट करने के अलावा नेचुरल दूसरा हल भी है कि साइटोकाइनिन को साइड पे बढ़ा लो तो जो लेटरल पार्ट्स हैं कुछ अच्छा ग्रो करेंगी, कुछ मुकाबला होगा लेटरल पार्ट का किसके साथ भाई। अब आपने देखे दो किस्म के प्लांट, एक प्लांट है ऐसे जिनकी लेटरल पार्ट्स कम ग्रोथ करती हैं और एपेक्स बहुत ग्रो करता जाता है। दूसरे प्लांट आप देखें, आपने देखे ऐसे प्लांट देखे जिनमें लेटरल के साथ साथ एपेक्स के साथ साथ लेटरल भी ज्यादा ग्रोथ करते हैं, है ना। बड़ा छत्ता लगा के बैठे होते हैं प्लांट, जो आम है, नीम है, ये जो दरख्त है खास करके फ्रूट करने वाले, उनको क्या चाहिए, बड़ी ब्रांचेस बनानी चाहिए, मतलब लेटरल ग्रोथ ज्यादा करनी चाहिए तो फल ज्यादा लगेगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो ये नेचुरली भी है। इट मींस इनके अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा है सुने, चाहे तो इफ साइटोकाइनिन इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द इनहिबिटेड बड, कौन से इनहिबिटेड बड, जिनको ऑक्सिन ने इनहिबिट किया हुआ है, लेटरल बड, तो ये अलो करेंगे लेटरल बड टू, साइटोकाइनिन अलो करेगा टू रिलीज फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस से इनकी आज़ादी हो जाएगी और ये भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, इधर ग्रोथ ज्यादा होगी। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन दोनों जगहों पे फिट है। ये कौन सी डोमिनेंस में, एपिकल डोमिनेंस भी है, और डबल कर दें तो जिबरेलिन को भी लेटरल डोमिनेंस में फायदा देता है। इन द सेम वे द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, भाई जहां पे ऑक्सिन होगा कौन से हार्मोन वहां पे अफेक्टेड होंगे, सुने, जहां पे ऑक्सिन होगा, भाई मुझे गौर से सुना करें, मैं जो बात करता हूं ना वो ऐसी करता हूं कि उससे आप कुछ खुद सीख लें, फिर मैं बताऊं जो कॉन्सेप्ट है, फिर मैं बताऊं। मैं ऐसे पढ़ाता हूं, आप मेरी बात नहीं सुनते, फाइनली जो मैं बताता हूं बुक वाली चीज वो आप बड़े अच्छे तरीके से सुन लेते हैं और 100 क्वेश्चन बना लेते हैं आप। अगर वो मेरी जो कहानी होती है वो सुने ना तो क्वेश्चन बनते ही नहीं आपके। चलो मैं रिपीट करता हूं, अब ये सारा रिपीट करें, सुने सर। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि जो ऑक्सिन है उसके साथ साइटोकाइनिन, किसके साथ, ऑक्सिन के साथ एपिकल डोमिनेंस करवाता है, कौन, साइटोकाइनिन। एक बात ये की, दूसरी बात ये की जो साइटोकाइनिन है वो जिबरेलिन के साथ लेटरल डोमिनेंस तो नहीं मगर कुछ एपेक्स से मुकाबला, कंपटीशन करवाता है, यानी लेटरल डोमिनेंस को कुछ सपोर्ट करता है, यानी लेटरल पार्ट को ग्रो करवाता है। जो इनहिबिटेड होते हैं एपेक्स से, एपेक्स उनको नहीं ग्रो करने देता। अगर साइटोकाइनिन को बढ़ाया जाए तो वो एपेक्स के साथ साथ लेटरल पार्ट भी ग्रो सही करेंगे। ये फंक्शन है डबल साइटोकाइनिन का अलॉन्ग विद लेटरल पार्ट्स में जिबरेलिन के साथ। ये मैंने पढ़ाया है कुल टोटली, बातें बड़ी की मैंने, तो ये बनेंगे ही नहीं, इनकी छुट्टी। चलो भाई सुने, बड़े काम की चीज कह रहा था, सुना ही नहीं किसी ने। सुनो भाई, अगर अगर ऑक्सिन को बढ़ाया जाए, तो अगर ऑक्सिन को बढ़ाया जाए, बताएं भाई कौन से हार्मोन को ऑक्सिन आने नहीं देगा, फ्लोरिजिन को आने देगा, क्यों भाई।
हाँ भाई सुने, तो हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन फ्लोरिजन को कैसे इनहिबिट करेगा, कैसे इनहिबिट करेगा फ्लोरिजन को? राइट इन द चैट बॉक्स। अरे परेशान तो मां ध्यान नहीं डालते बाबा। जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कैसे इनहिबिट करता है फ्लोरिजन को? लकीर जा फकीर ओछा। सुने, मेनली फ्लावरिंग एपेक्स पे बनते हैं क्या? लेटरल पार्ट्स पर। तो मेन काम किसका हो गया? जिबरलिन का। तो ऑक्सिन जिबरलिन को धक्का देता है कि नहीं? तो फ्लोरिजन भी भाई हो गया जिबरलिन का, मतलब दुश्मन हो गया ऑक्सिन का। तो फ्लोरिजन को इनहिबिट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कहाँ पे लिखा हुआ है? फ्लोरिजन को इनहिबिट करेगा। इसका तो पढ़ाया हुआ है मैंने एब्सिसिक एसिड का, इसका तो डायरेक्ट दुश्मन है। ऑक्सिन ग्रोथ करवाता है और ये जब ग्रोथ नहीं होती तब आता है। ओके ओके, सप्रेस्ड हो जाते हैं। इट आल्सो ऑब्जर्व दैट दोज प्लांट दैट हैव डेंस ग्रोथ हैव वेरी लिटिल एपिकल डोमिनेंस। कह रहा है जो प्लांट आपको ऐसे दिखे, डेंस ग्रोथ हुई हो, उनमें आपको एपिकल डोमिनेंस उतना नहीं मिलेगा। इट मींस लेटरल डोमिनेंस शो हुई है। इट मींस लेटरल पार्ट ने बड़ा मुकाबला किया है किसके साथ? इट मींस साइटोकाइनिन ने अच्छा निभाया है किसके साथ? अभी और मैं क्या करूं, चलो भाई मूविंग टू आगे। ये कॉन्सेप्ट ओके। ग्रोथ का कोरिलेशन एपेक्स और लेटरल पार्ट्स का। अब भाई आ गए हैं हम, ये बॉटनी पूरी आपकी, बॉटनी पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। हाफ चैप्टर आपका हो गया। अभी जो हाफ रहता है वो 3 दिन लेगा या 2 दिन लेगा, नहीं 3 लेगा, 2 नहीं। बड़ी बायो में मैं इस जूलॉजी वाले पोर्शन को पूरी बायोलॉजी में मोस्ट टिपिकलेस्ट समझता हूँ, ठीक है ना। ये जो अभी पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो कल वाला पोर्शन है मोस्ट टेक्निकल है, मगर ऐसे हलवा बना के इसको पढ़ेंगे कभी नहीं आपसे भूलेगा इंशाल्लाह। सुने भाई, रोजे के बाद खा लेना ना हलवा। चलो भाई, मैं अभी तो नहीं खिला रहा आपको। भाई स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। मुझे बताएं, एक बच्चा पैदा करने के लिए पहले पहले किसकी जरूरत होती है? तो पहली स्टेज गैमेट की फॉर्मेशन। वही कैसे बनेंगे गैमेट? मियोसिस से। गैमेट का बनना, गैमेट बन गया ये एग और ये स्पर्म। एक रिक्वायरमेंट पूरी। अब इन दोनों का फर्टिलाइज होना, कंसेप्शन, सिंगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये सर दूसरी स्टेज भी हो गई पूरी। ये बन गया आपके पास जाइगोट विद 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर इंसान की बात हो रही है तो विद क्रोमोसोम 46। अगर इंसान की बात हो रही है तो पेयर कितने? 23। ओके, ऐसा क्यों? क्या ऐसा क्यों? सही बताएं तो जवाब दूं। अभी मैं बता रहा हूं बड़े काम की चीज जो बताता आया हूं, बताता रहता हूं। थर्ड स्टेज है क्लीवेज। खोपड़ी खोल के बैठना, अभी खोपड़ी खोल के बैठना भाई। सुने, क्लोनिंग में हमने पढ़ा था कि सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस हमने निकाल दिया, और सॉरी यहाँ पे निकाल दिया सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस, और एग का न्यूक्लियस भी हमने निकाल दिया था। एग का साइटोप्लाज्म हम ले आए, सोमेटिक न्यूक्लियस को और एग को आपस में हमने फ्यूज किया। न्यूक्लियस किसका? सोमेटिक सेल का। और साइटोप्लाज्म किसका? एग का। क्यों इंपॉर्टेंट था साइटोप्लाज्म? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल केमिकल्स which are known as ग्रे क्रेसेंट।
ग्रे क्रेसेंट क्या है? ग्रे क्रेसेंट एक, मैं कह रहा हूं 100% केमिकल्स हैं कुछ जो 100% आपकी बॉडी में जीन्स हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको जगाने के लिए ये काम करते हैं। तो भाई अगर आप, हमने पढ़ा था कि सोमेटिक सेल यहाँ से उठाकर इससे कोई इंसान का बच्चा पैदा नहीं करवा सकते। इंसान का बच्चा पैदा करवाने के लिए हमें एक का साइटोप्लाज्म चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा से बड़ा साइटोप्लाज्म है, क्योंकि उसके पास केमिकल हैं जो जीन को एक्टिवेट करते हैं। इट मींस जीन्स आर डिपेंडेंट ऑन केमिकल्स फॉर इट्स एक्टिवेशन। ठीक है ना? अगर आप कहेंगे नहीं है डिपेंडेंट, तो कह दें आपके लिवर को हर्ट का काम करके दिखाए। जीन तो है ना, हर्ट वाले जीन है, मगर क्यों नहीं काम कर रहे लिवर में? क्योंकि वहां पे उनको जगाने वाला कोई नहीं है। ठीक हो गया? और जगाने वाला कौन होता है? कहां से मिलते हैं ये मां के एक के साइटोप्लाज्म से। तो भाई मुझे बताएं, ये जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा? ये बनाएगा एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा। इसके अंदर कितने टाइप के सेल्स होंगे? 200 टाइप के सेल्स। अरे भाई एक सेल है जाइगोट, उससे 200 टाइप के सेल कैसे? किसने बनाए? ये जीन का रोल है या इन केमिकल का रोल है? दोनों का रोल है, मगर जीन से ये रोल करवाया है किसने? केमिकल ना होते तो जीन ऐसा काम ना करते, है ना? ओके। तो क्या ऐसा हुआ है कि आपके जो ऑर्गन है, सुने अभी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आपका जो ये ब्रेन है, ये नेक है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये फला ऑर्गन है, इनको डिफरेंट केमिकल मिले हैं विरासत में, है ना? डिफरेंट केमिकल मिले हैं, इसलिए ये डिफरेंट दिख रहे हैं और डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो सेल की मॉर्फोलॉजी मतलब सेल का दिखना और सेल की फिजियोलॉजी इनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ग्रे क्रेसेंट का। ठीक हो गया भाई? अब इन केमिकल को सुने भाई, जाइगोट से क्या होगा? डिवीजन होगी। डिवीजन में जाइगोट से एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से बनेंगे। इस डिवीजन के दौरान जाइगोट के अंदर जो ग्रे क्रेसेंट है, कहां से आया है जाइगोट के पास? एग से। इस डिवीजन में जो जाइगोट का ग्रे क्रेसेंट है, इसको आधा आधा किया जाएगा। इसको 50% ग्रे क्रेसेंट एक सेल को दिए जाएंगे और दूसरे 50% उसको। और फिर दूसरी डिवीजन में जो 50 है उसका आधा, 2 सेल से 4 बनेंगे ना, तो यहाँ पे डिवीजन क्या होगी केमिकल की? यहाँ पे 100 है, 50% इस सेल को, 50 इसको, फिर 25 25 25 ऐसे डिवीजन होगी, फिर डिवीजन होगी। अब मैं सवाल पूछूं आपसे, मुझे बताएं, क्या क्रोमोसोम 46 के 46 हर सेल को मिलते आएंगे या वो भी आधे आधे होते जाएंगे? वो पूरे के पूरे डिवाइड होंगे। इट मीन्स क्या कह रहे हैं आप? क्लीवेज में न्यूक्लियस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या साइटोप्लाज्म? न्यूक्लियस इक्वली हो रहा है। और साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड हो रहा है? 50-50। इट मीन्स ये गौर से सुने भाई, बड़ी टेक्निकल चीजें हैं ये। इट मीन्स ये कि बिफोर द डिवीजन ये डीएनए अपने आप का क्या कर लेगा? डबल करेगा, तो इक्वली दोनों को देगा ना। मगर नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस भी अपने आप को डबल करता है, साइटोप्लाज्म भी डबल करता है। न्यूक्लियस भी इक्वली डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस तो इक्वली डिवाइड हो रहा है, क्या साइटोप्लाज्म अपने आप को डबल करेगा? क्या ग्रे क्रेसेंट 100 से 200% बनेंगे?
नहीं नहीं नहीं, वही 100 रहेंगे, उनके आधे इधर। अगर मैं न्यूक्लियस से ये कंपैरिजन करूं कि मैं कहूं कि 23 क्रोमोसोम इधर 23 उधर, फिर 12.5 उधर 12.5 इधर, फिर उसके आधे 6.25 ऐसे ऐसे डिवीजन होती है किसकी? साइटोप्लाज्म की। क्यों क्यों डिवाइड किया जा रहा है साइटोप्लाज्म को? व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड दिस डिवीजन? आधा आधा साइटोप्लाज्म टू द यंग वंस, क्योंकि ग्रे क्रेसेंट आधे आधे जाएं, है ना, फिर आधे हो जाएं, फिर आधे हो जाएं, फिर आधे हो जाएं। हजारों जब सेल बनेंगे एम्ब्रियो में गेस्ट्रुला स्टेज तक, तब तक जीन इक्वली ट्रांसफर हो गए होंगे हजारों के पास। अगर मैं कह रहा हूं ये जायगोट डिवाइड होके आ गया है कहां पे? गेस्ट्रुला पे। ये गेस्ट्रुला स्टेज बन गई है 3 लेयर। इसमें मैं कह रहा हूं 1 लाख सेल हैं, 1 लाख सेल है, 1 लाख। इसके अंदर हर सेल के अंदर, ईच सेल के अंदर जीन कितने होंगे? क्रोमोसोम कितने होंगे? क्या साइटोप्लाज्म भी उतना होगा? साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर 1 लाख सेल हैं तो ये 99,999% जो है वो केमिकल इसमें नहीं होंगे, इनको छोड़कर 1 इसमें होगा। कुल मिला के ये कह रहा हूं कि देखें, जायगोट में से 2 सेल बने तो जो इसको केमिकल मिले वो उसको नहीं मिले, जो उसको मिले वो इसको नहीं मिले, फिर इससे जो इसको मिले वो इसको नहीं मिले। मतलब हर एक सेल के पास सेम केमिकल है या अलग अलग? ये बात समझानी थी, ये बात समझानी थी। अब अलग अलग केमिकल अलग अलग सेल को मिल गए तो बताएं, अलग अलग सेल के सेम जीन एक्टिवेट होंगे? अलग अलग जीन एक्टिवेट होंगे तो सेल अलग अलग काम करेंगे। तो अलग अलग आपके कोई नर्व बनाएगा, कोई मसल बनाएगा, कोई हार्ट बनाएगा, कोई किडनी बनाएगा, कोई पेंक्रियास बनाएगा, कोई स्टमक बनाएगा, स्टमक में भी कोई चीफ सेल बनाएगा, कोई जाइमोजिन, कोई ये, कोई वो, बिकॉज ऑफ द ग्रे क्रेसेंट, बिकॉज ऑफ द ग्रे क्रेसेंट। ये ग्रे क्रेसेंट की इंपॉर्टेंस है। अब क्लीवेज की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, सुनिए। क्लीवेज की डेफिनेशन है ऐसी सेल डिवीजन, सुने, ऐसी माइटोसिस, ऐसी सेल डिवीजन कह सकते हैं, ऐसी सेल डिवीजन, ऐसी माइटोसिस जिसमें साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाए, डिवाइड किया जाए, साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाए, हाफ हाफ किया जाए, ऐसी डिवीजन को कहते हैं क्लीवेज। फायदा हुआ क्लीवेज का? कौन सा फायदा हुआ? ड्यूटी लगा दी हमने सेल्स की, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उस ड्यूटी में मोस्ट जो ऑर्गेनाइजर है वो ग्रे क्रेसेंट है, उसके नीचे काम करने वाला जीन है। जीन तो सारे के सारे 30,000 जीन उस सेल में है, हर सेल में है, मगर वो ग्रे क्रेसेंट को पता है मुझे इन जीन से काम लेना है बस, बाकी रेस्ट में। तो बताएं भाई, बाकी जीन कौन सी फॉर्म में पड़े रहेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन? काम करने वाले यूक्रोमेटिन के फॉर्म में होंगे, जो रेस्ट में होंगे जीन वो हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में होंगे। हमारा काम नहीं है लिवर में। हार्ट वाले जीन क्या कहेंगे? लिवर में क्या कहेंगे? हमें छुट्टी है, पूरी जिंदगी सोना है हमें, ठीक है। यूक्रोमेटिन छोकरो हाणे मां तव्हां खां इम्पोर्टेंट ॻाल्हियूं पुछंदुमि। ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। चलो भाई देखें, ये एग और ये स्पर्म, ये दोनों मिल गए, क्या हो गया? गैमेट भी बन गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गई। अब ये डिवीजन हो रही 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8। सुने भाई, सुने भाई, सुने भाई, सुने भाई, ये सेल बन गए हैं, ये सेल बन गए हैं कितने? ये सेल बन गए हैं 8 से 16। 8 से 16 सेल के बनने की स्टेज को कहते हैं मोर्यूला। मोर्यूला
मलबेरी टाइप, मलबेरी सुना देखा है ना, फ्रूट, वो ऐसे रफ रफ होता है। 8 से 16 सेल बनने की स्टेज को कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज एक प्रोसेस है, क्लीवेज से क्या बनेगा, 8 से 16 सेल को हम मोर्यूला कहेंगे। मोर्यूला ये है। अब मोर्यूला में क्या बीच में कोई स्पेस है, अनडिफरेंशिएटेड है अभी तक। हार्ट बनी है कहाँ पे, लिवर लंग्स, अनडिफरेंशिएटेड है। यहां से हम एम्ब्रियो कहेंगे। डिवीजन से जस्ट आफ्टर डिवीजन यहां से क्या नाम देंगे, क्लीवेज से एम्ब्रियो बन गया। क्लीवेज मतलब फर्स्ट डिवीजन जायगोट की। आगे क्लीवेज को डिटेल में पढ़ेंगे। सुने भाई, मोर्यूला के अंदर कोई स्पेस है, तो मोर्यूला सॉलिड बॉल टाइप है, ठीक है। अभी मोर्यूला वाले सेल, यही सेल डिवाइड भी करते जाएंगे और अपने आप को 2 लेयर में अरेंज कर लेंगे। मतलब यही सेल है, इनका क्या इंक्रीज हुआ, पहले तो नंबर, और इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अरेंज। तो नंबर इंक्रीज हो गया और अरेंज हो गए कितने लेयर्स में, 2 लेयर में। इस 2 लेयर वाली स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्ट्यूला। अब जो ब्लास्ट्यूला है उसकी ये बाहर वाली लेयर इज कॉल्ड एज एपिब्लास्ट और अंदर वाली लेयर इज कॉल्ड एज हाइपोब्लास्ट, और कैविटी जो है, स्पेस जो है वो ब्लास्टोसील। ब्लास्ट्यूला के अंदर जो कैविटी है, तो ब्लास्ट्यूला में कितनी लेयर हैं, 2, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ठीक हो गया। मोर्यूला के को हम सॉलिड मास का, इसको हम सॉलिड बॉल नहीं कहेंगे, ये भी बॉल टाइप है मगर ये होलो बॉल टाइप है। ब्लास्ट्यूला स्पेस वाला है, होलो बॉल टाइप है, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद अब ब्लास्ट्यूला से 3 लेयर बनेंगी जिसको हम गैस्ट्रूला कहेंगे। ठीक हो गया। तो बुक वाले ने क्लीवेज के अंदर आपको मोर्यूला और ब्लास्ट्यूला स्टेज बता दी है, ये हिडन है। ये इस डिवीजन के दौरान, मतलब ये पूरे का पूरा प्रोसेस क्लीवेज कहलाता है। क्लीवेज प्रोसेस का नाम है। स्ट्रक्चर्स जो बन रही हैं वो ये हैं, स्ट्रक्चर्स ये हैं। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम कह रहे हैं क्लीवेज। क्या मैं इसको साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कह लूं, क्या मैं साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन कह लूं? चलेगा पता, आगे पढ़ेंगे कि क्लीवेज होने से अगर यहां से कोई सेल निकाल लें तो क्या होगा। अगर सुने, गैस्ट्रूला बन गई, अभी मैं आपसे पूछता हूं, गैस्ट्रूला बन गई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म के वो हिस्से उठा लें जो फ्यूचर में अचोवे हो, जो फ्यूचर में ब्रेन बनाते हैं, तो ब्रेन बनेगा। समझेंगे ये चीजें तो डेथ का पता चल जाएगा। अगर किसी सेल की डेथ हो गई तो वो पर्टिकुलर काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा तो हमें पता चलेगा फलां सेल मर गया था, तभी ये ब्रेन नहीं बना। तो ये चीजें आगे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। टाइम हो गया है पूरा मेरे ख्याल में। आज सिंपल मैं बता रहा हूँ, कल डिटेल में पढ़ेंगे। ये 2 लेयर की स्टेज है, 3 लेयर की स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी, इसे हम गैस्ट्रूला कहेंगे। इसको कहेंगे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और ये एंडोडर्म। बार बार ये मैंने किस्सा किया है कि ये गैस्ट्रूला क्या है। गैस्ट्रूलेशन मतलब प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ ब्लास्ट्यूला टू गैस्ट्रूला इज कॉल्ड एज गैस्ट्रूलेशन, और स्टेज का नाम है गैस्ट्रूला। ऑर्गेनोजेनेसिस, अब एक्टोडर्म से आपकी स्किन बनती है, आपके बाहर वाले जो ईयर का ये पोर्शन है, नाक की ये ओपनिंग है, ये माउथ है, बाहर वाले जो भी पार्ट्स हैं ना आपकी बॉडी पर, ये सारे के सारे एक्टोडर्म से बनते हैं, और प्लस में खोपड़ी भी, ब्रेन भी, ऐसा कह लें, सीएनएस भी। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे ये चीजें। मीजोडर्म से आपके पेट के अंदर जो पेयर्ड ऑर्गन है वो बनेंगे, एंडोडर्मिस से आपकी गट बनेगी। बहरहाल ये 3 लेयर है, इतना याद करना है बस। तो कल बताऊंगा कि कौन सी चीज कहां से बन रही है, डिटेल में बताऊंगा। कितनी लेयर हैं, 3। अब क्या हो रहा है, इन 3 लेयर से ऑर्गन बन रहे हैं, तो स्टेज को क्या कहेंगे, ऑर्गन का बनना, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद ये डेवलपमेंट हो गई, अभी बच्चा बड़ा होगा। तकरीबन 3.5 माह के अंदर ये डेवलपमेंट हो जाती है, फिर जो होती है ग्रोथ होती है, फिर बच्चा बड़ा होता है।
हार्ट इतनी हुई, अभी इतनी हो गई। जो नाक था इतना बना था पहले, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है। मगर फिर भी कुछ लोगों का नाक छोटा होता है, समझ रहे हैं? नहीं, वो फिजिकली छोटा नहीं, फिजिकली छोटा नहीं, बस बंदा नाक वाला होना चाहिए। हाँ, नाक कटा हुआ ना हो, मतलब इज्जत वाला हो, रेस्पेक्ट वाला हो।